हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम मैथ्स का सारा रिवीजन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं मैंने, पर जितने भी आपके टॉपिक है सभी से दो दो तीन तीन प्रश्न होंगे आपके, तो इससे आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। जितने भी फॉर्मूला आने हैं आपके सारे इसी में एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, मान के चलती हूँ इससे पहले आपने मैथ्स का रिवीजन कर लिया होगा एक बार, उसके बाद कर रहे हैं आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो जब भी गुणात्मक प्रतिलोम आए इसमें बस आपको क्या करना है, अंश को हर बना देना है, हर को अंश, यानी कि जो भी संख्याएं सिर्फ उनको पलट के लिख देना है। -5/6 है तो इसको पलट के क्या लिख देंगे, 6/5। तो जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना निकल के आएगा, -6/5। ठीक है, अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चिन्ह बदलना पड़ेगा। योगात्मक में हम चिन्ह बदलते हैं और गुणात्मक में हम उन दोनों को आपस में पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यही है कि 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए क्या बताया कि चिन्ह बदल देना है। 3/4 है प्लस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4। मान लो अगर माइनस की कोई यहाँ संख्या दी गई होती और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता तो प्लस की संख्या आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8645 में 6 का स्थानीय मान निकालिए और जातीय मान। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा। तो 6 का जातीय मान तो 6 का 6 ही रहेगा। स्थानीय मान के लिए मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर 6 उसके नीचे 6 लिख लो। बाद में आपकी जितनी संख्याएं हैं उनके आगे क्या लगा देना है, 0 0 लगा देना है। तो इसका स्थानीय मान कितना निकल के आएगा, 600। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप सीधे सीधे लगा देंगे। अगर बाई चांस ये एक नंबर में आता है तो आप कैसे करेंगे, 8645 लिखेंगे, फिर नीचे करेंगे 6 गुणा 100 बराबर 600। ठीक है, तब आपका 600 आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन आपका 540.381 में 1 का स्थानीय मान निकालना है, यानी कि पॉइंट के बाद है ना 1। तो इसके लिए क्या बताया था आपको, जहाँ पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट रख दो, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 1 रख दो। ठीक है, इसमें जितने भी बीच में अंक आ रहे हो उन अंकों के बीच में क्या कर देना है, 0 0 कर देना है। तो यहाँ पर 1 का स्थानीय मान कितना निकल के आएगा, 0.001। अगर इसको भिन्न के रूप में पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से पॉइंट हटा दो, नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 3। तो 1/1000 इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, किस संख्या में 4 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान सबसे अधिक के लिए आप क्या करेंगे, इसके चारों ऑप्शन पहले देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या है, तो इसमें पहले स्थानीय मान निकाल लो। फर्स्ट ऑप्शन में स्थानीय मान 0.4 निकलेगा, नेक्स्ट में क्या निकलेगा, 0.04 निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, 0.04, इसमें भी आएगा और इसमें क्या आएगा, 0.004। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान सबसे ज़्यादा उसमें होगा जिसमें दशमलव सबसे कम अंक बाद लगा होगा। तो सबसे कम अंक बाद दशमलव कौन सी संख्या में है आपका, इधर देखिए, इसमें तो एक ही अंक बाद है, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 3। तो सबसे कम अंक किस में है, इस वाले में। तो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा, इसी का हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो देखिए फटाफट से विभाज्यता के रूल देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो इकाई का अंक होता है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी नंबर लिखा, जैसे मान लो ये नंबर लिखा है, इसमें इकाई का अंक 5 है, क्या ये 2 से 5 जो इकाई का अंक क्या 2 से विभाजित होगा, 5 जब नहीं होगा तो ये पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन देखो 5836, इसमें इकाई का अंक 6 है ना, क्या 6 2 से विभाजित होगा, हाँ होगा, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 से विभाजित का नियम क्या होता है कि अंकों का योग, जैसे यहाँ पे 4555 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ऐड करें इसके सभी अंकों को तो जो भी संख्या निकल के आएगी वो 3 से अगर पूरी विभाजित होती है तो जो दी गई हमारी संख्या है वो 3 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, 4 का विभाजिता का नियम क्या है कि इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, इकाई और दहाई के, जैसे मान लो 36 है, क्या 36 4 से कटता है, हाँ कटता है, 4 से 36 कट जाएगा, 4 नियम 36, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है आपका तो वो तो जो संख्या होगी वो 5 से कटेगी। 5 का ही नियम पूछा गया था इसमें। तो अब इसमें देख लो कौन सी संख्या 5 से कट रही है। पहले ऑप्शन में इकाई का अंक 6 है, दूसरे ऑप्शन में 1 है, तीसरे में 1 है, तो आपको चौथे ऑप्शन में क्या है, 5। तो इकाई का अंक 5 मिल गया ना, यही वाली जो संख्या आपकी 5 से कटेगी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित हो। 3 में क्या होता था कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 9 में अंकों का योग
9 से विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। जो भी आपने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं उनसे ये देख लो कि जो संख्याएं दी गई हैं क्या ये विभाजित हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो ये भाज्य हो जाएंगी, नहीं हो रही हैं तो ये अभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, जैसे 83 हो गया, 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, और 8 9 17, किसी से नहीं कट रही हैं ये दोनों, फिर भी हम बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 8 3 यहाँ पर आपका 11 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 तो 3 से कट जाए, यानी कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर आपका क्या है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये किससे कटेगी, 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर भी 81 मिल गई, ये भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 वाला। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तरवर्ती संख्या में क्या होता है, हमें एक आगे बढ़ जाना होता है। ठीक है, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में क्या करते हैं, एक आगे, और पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, एक पीछे वाला। ठीक है, जैसे मान लो कोई अंक मैंने आपको 10 दे दिया, 10 का अगर मैं उत्तरवर्ती पूछूं तो क्या हो जाएगा, 10 में एक जोड़ के क्या बन जाएगा, 11, और 10 का अगर मैं पूर्ववर्ती पूछूं तो क्या हो जाएगा, एक कम करके 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या निकालो, क्या होती है, 999 होती है कि नहीं 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 की या किसी भी अंक की अगर आपके से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप 9 को उतने ही बार लिख दो जितने अंक की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो अगर इसकी उत्तरवर्ती निकालने को बोले तो उत्तरवर्ती में क्या कर देना है आपको, +1 कर देंगे, और कितनी बन जाएगी, 1000। ठीक है, 1000 बन जाएगी। पूर्ववर्ती पूछी जाए तो 999 माइनस का 1 बराबर 998। ठीक है, ये आपकी पूर्ववर्ती निकल आएगी, 1000 आपकी उत्तरवर्ती हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 0.037 को प्रतिशत में बदलो। तो कोई भी आपको संख्या दी जाए और प्रतिशत में बदलने को बोला जाए तो आपको क्या करना है, उसको लिखना है और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 100 का गुणा कर दीजिए। इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2, तो जो आपका दशमलव है 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी कि दशमलव कितना आ जाएगा, 3.7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, अगर प्रतिशत में बदलने को बोलता है तो 100 का गुणा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है 20/3 को दशमलव में बदलो। तो क्या कर देना है आपको, 3 का भाग दे देना है, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। 3 6 18, फिर से 2 बच गया, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 3 6 18। ठीक है, फिर आपका 2 बच जाएगा, तो बार बार आपका 6 से बाहर जाएगा, बस दशमलव के 2 अंक तक आंसर निकाल देना। ठीक है, एग्जाम में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.66। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0.66। ठीक है, 15% को भिन्न में बदलो। तो अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलने को आए तो क्या कर देना है, ये बताया था, प्रतिशत का साइन हटाएंगे आप, बटे क्या कर देंगे, 100। ठीक है, 5 से कट रही है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 20, तो क्या भिन्न बन जाएगी इस वाले प्रश्न की, 15% वाले की 3/20। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निकालो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अब इसके लिए क्या करना है, पहले तो आप सबसे पहले 1 लिख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, 0 उतने टाइम तक, जैसे आपका 4 अंक की पूछी जाए तो उस 1 को काउंट करते हुए आपको 0 लगा देने हैं 4 अंकों तक। ठीक है, 1 को काउंट कर लिया, यानी कि 1 अंक ये हो गया, 0 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक। ठीक है, तो आपकी 4 अंकों की ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। ठीक, यानी कि 1000। अगर बड़ी पूछी जाए तो आप 9 को 4 बार लिख दो, तो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट में है 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी है, तो 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, कुछ लोग बोल देंगे 0, 0 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, 0 आपकी पूर्ण संख्या में आएगी। ठीक है, आपकी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या आपकी होगी कौन सी होगी, 1 होगी। ठीक है, 50 का 18% ज्ञात करो। तो 50 का की जगह मल्टीप्लाई, 18% का साइन हटाएंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 0 से 0 क्या, 5 दूनी 10 और 2 निम 18, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 का 3 कितने प्रतिशत है, इस क्वेश्चन को समझना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। 4 का 3 कितने प्रतिशत है, तो हम मान लेंगे 4 का x% 3 है। ठीक है, 4 का अगर हम x% निकालें तो 3 निकल आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, 4 का x% बराबर 3। ठीक है, 4 गुणा x, प्रतिशत का साइन हटाया, बटेगा 100 बराबर 3। 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो x बटे 25 बराबर 3।
और यहाँ पर आपका x बराबर आप निकाल लेंगे 25 गुणा 3, तो x बराबर कितना निकल आएगा 75, यानी कि 75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हल कीजिए। तो इनको हल करने के लिए जब भी आपका ऐसा कोई भिन्न आ जाती है हल करने के लिए, तो देखिए अगर गुणा करना है तो ऊपर का ऊपर यानी कि अंश का अंश में गुणा कर दो और हर का हर में गुणा कर दो। ठीक है, तो 1/4 गुणा 5/7 बराबर क्या हो जाएगा 5, 5 एकम 5 और 4 सत्ते 28, यानी कि 5/28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस वाले को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जब निकल आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हर दिया गया है इस हर से 20 में भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, जो भी निकल के आएगा 5 निकल के आए तो उस 5 से इसी हर के ऊपर वाले अंश में हमें गुणा करना होता है। ठीक है, तो 3 गुणा 5। सेम इसके साथ भी करेंगे तो यहाँ 4 बार भाग जाएगा तो 1 गुणा 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 पंचे 15, 4 एकम 4/20 और 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, 19/20। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, 4a² + 3a - 1 का मान ज्ञात करो यदि a बराबर कितना दिया हो -1 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, a का मान रखते चले जाएंगे। 1 मिनट रुकिए, देखते हैं। तो देखिए a का मान -1 रखना है ना, तो 4 ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर + 3 मल्टीप्लाई -1 और फिर आपका -1। ठीक है, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 गुणा 1, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जो 3 जो अच्छा खासा प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो -3 -1, 4 इधर हो जाएगा, -3 और -1 ऐड होके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। 4 और 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5y + 7y - 9 का मान ज्ञात करो। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, 5y प्लस का क्या है 7y को बाहर निकाल लो, प्लस का 7y माइनस का 9, 5 7 12y माइनस का 9। अब अगर आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3 चौके 12 और 3 तिरका 9 माइनस का 3। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं अपना ये यहाँ पर, और नहीं चाहे तो इतना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a - 2b माइनस का 5a को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -a लिख लिया हमने। अब क्या करना है, ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो अंदर जो भी दिए गए हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, प्लस की अगर संख्या है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी। तो देखिए 2b किसका है, प्लस का है ना, तो ये जब बाहर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 5a देखिए माइनस का है तो ये बाहर आने पे किसका हो जाएगा, प्लस का 5a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, ये a, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह मत देखना, ये तो इसका लगा हुआ है। ठीक है, a हो जाएगा, a और 5a ऐड होंगे कितना हो जाएगा 6a। ठीक है, 6a माइनस का 2b। सेम इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 का अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 3a और माइनस का b। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप कॉमन ले सकते, कॉमन आपको सीधे सीधे दिख रहा है तो आप कॉमन लेके उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 11 माइनस का 9 गुणा 2 + 7। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 11 माइनस, अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का नियम होता था ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 प्लस का 7। अब क्या कर देंगे, पहले हम ऐड करेंगे जो भी ऐड हो रहे, तो 11 और 7 ऐड होकर कितना हो जाएगा 18 माइनस का 18, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन है। तो क्या है ये, a - b में क्या जोड़े कि योगफल 3a + b हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से समझिए, a - b में कह रहा है कि कोई संख्या जोड़ो और कितना योगफल आ जाए 3a + b। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा है कि मान लो आपके पास कितने हैं 50 है, तो 50 में हम ऐसा क्या जोड़े कि मेरा क्या हो जाए 70 हो जाए संख्या। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, आप यहाँ तो सीधे सीधे बता दो ये कितनी हो जाएगी 20,
20 में जोड़ देंगे ना 50 में 70 आ जाएगा। वो 20 निकले कैसे? तो 20 वो ऐसे निकले कि 70 में से 50 को माइनस कर दिया तो वो 20 निकल आए, निकल आएगी नहीं? तो सेम हमें वही यहाँ पर करना है। हमें करना क्या है कि 3a और 3a प्लस बी में से हमें किसको माइनस कर देना है? a माइनस बी को। ठीक है, तो चलिए करिए माइनस यहाँ पर। 3a प्लस बी ब्रैकेट माइनस, और माइनस के बाद हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा a माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे ऐड कर, अब वही जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस का साइन लगा है उसके हिसाब से जो अंदर के जो चिन्ह होंगे वो सारे बदल जाएंगे, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाएंगे। तो सॉल्व करिए, 3a प्लस बी माइनस चिन्ह बदल जाएंगे a, और ये माइनस माइनस प्लस b। ठीक है, तो कर दीजिए इसको। टू ए प्लस का 2b, अगर 2a प्लस 2b हम a माइनस बी में जोड़ दें तो हमारा कितना आंसर निकल आएगा? 3a प्लस बी। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, इनका मासा 11 है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल रही हूँ, उन शब्दों को सुन लेना। ठीक है, इनका मासा कितना है? मासा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 11 है इनका मासा। ठीक है, मासा है 11, संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में दी गई हैं। तो संख्याएं याद करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? मासा से उस अनुपात में गुणा कर देना है, क्योंकि जो आपकी संख्याएं होती है वो मासा का ही गुणज होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या क्या निकल के आएगी? 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पहली संख्या क्या बन जाएगी? 11 एकम 11, एक सेकेंड रुकना, 1:2:3। तो पहली संख्या क्या बनेगी? 11 एकम 11। ठीक है, दूसरी क्या बनेगी? 11 दूनी 22, और तीसरी क्या बनेगी? 33। ठीक है, यानी कि 11, 22 और 33 क्या हो गई? ये संख्याएं हो गई। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का मासा क्या निकलेगा? 11 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 के 5 अपवर्त्य लिखिए। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी, एक बोला था यम और एक बोला था कफ। ठीक है, यहाँ पे जो माँ है, माँ से है मल्टीपल और फा से है फैक्टर। ठीक है, तो अपवर्ती का या लिया था और मल्टीपल का मा लिया था। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अपवर्ती में भूल जाते हैं हम कि क्या करना होता है। तो यम से क्लियर हो गया ना कि हमें क्या निकालना है? मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल का मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई करते हुए, गुणा करते हुए। तो 6 के 5 अपवर्ती लिख दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियों 18, 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, निकल आए सीधे सीधे। अब 12 के क्या लिखने हैं? हमें गुणनखंड लिखने हैं, अपवर्तक यानी फैक्टर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 में कितनी बार गुणा करेगी? 12 मिल जाए तो 12 बार ही मिल जाता है। ठीक है, 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 में कितनी बार करें? तो 2 में हमें 6 बार करना पड़ता है, 2 6 12। 3 में कितनी बार? तो 4 बार। तो टोटल आपके यही फैक्टर निकल के आएंगे 12 के। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं फैक्टर। नेक्स्ट क्या है? 30, 35 और 40 का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखिए पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। कितनी बार जाएगा? 15 बार चला जाएगा यहाँ पर। 35 में तो जाएगा ही नहीं, और 40 में 20 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर दे दीजिए 2 से। 15 का 15 ही रहना है, 35 का 35 ही रहेगा, और 20 का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से दे दीजिए। 15 का 15 ही रहेगा, 35 का 35 ही, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 बने हुए हैं। 5 से फिर दे दीजिए, तो 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अब 3 से चला जाएगा। 3 आप 3 से भी ऊपर दे सकते थे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और 7 से फिर दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 और 1। ठीक है, अब हमें लासा में करना क्या होता है? जितनी बार भाग दिया है ना, उन सबको निकाल के क्या कर देंगे? उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो कर लीजिए इनका मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40 और 4 तियाँ 12, 120 बन जाएंगे। 120 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिए। 12 सत्ते 84 और 1 0, यानी कि 840 आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप वीडियो पॉज करके आराम से अपना मल्टीप्लाई करके देख लीजिए।
ठीक है, तो 840 इसका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़े के 3 थानों को क्रमशः 90 मीटर, 108 मीटर और 126 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताओ जो तीनों थानों के कपड़ों को माप सके। यानी कि हमें ऐसी कोई बड़ी से बड़ी माप निकालनी है जो ये तीनों थानों के कपड़ों को माप सके, यानी कि जो 90 को भी काट सके, 108 को भी काट सके और 126 को भी काट सके, यानी कि माप सके मतलब उसको काटना आ जाएगा अपनी भाषा में। ठीक है, तो मासा की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है वो मासा होती है, और जो दी गई संख्याओं से विभाजित स्वयं होगी वो क्या होगी, लासा होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो गया, हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। अब मासा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 90 से हम किस में भाग करेंगे, 126 में। तो करिए भाग, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 90 एकम 90 कर दिया, माइनस करेंगे, 6 का 6 आ जाएगा, 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। हम इसके बाद क्या बताया था कि जो भी आपकी संख्या निकल के आएगी, जो भी शेषफल आएगा, उस शेषफल से जो पहले आपका जो भाजक होता था उसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो 90 में फिर भाग कर देंगे। अब फिर क्यों, 90 में पहली बार ही कर रहे हैं तो 90 में भाग कर दीजिए। तो 36 से कितनी बार जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा, 36 दूनी 72। ठीक है, तो दे दीजिए भाग, तो 10 में से 2 गया, 8 बचेगा। ठीक है, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 18, और 18 दूनी क्या होता है, 36। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना निकल आया, यहाँ से आपकी कौन सी संख्या निकल आई, 18 निकल आई। अब आपको क्या करना है, इस 18 से देखिए ये जो हमने प्रोसेस करी इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि 18 से 90 भी पूरा पूरा कट रहा है और 126 भी कट रहा है। अब बचा कौन सा थान, 108 मीटर वाला बचा ना। तो अब 108 मीटर वाले में यानी कि 118 से ये देख लीजिए 108 डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो फिर 18 आपका मासा हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी भाग देने के बाद वो मासा बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 18 छिक्की 108 होता है, तो सीधे सीधे भाग पूरी बाल चला गया। तो आपको कितना हो जाएगा मासा, 18। तो इस क्वेश्चन का जो HCF निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 18 मीटर। यानी कि अब आप आंसर क्या लिखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी नाप का जो फीता है वो कितना है, 18 मीटर है। आपको आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि तीनों थानों को मापने वाली बड़ी से बड़ी नाप के फीते की जो माप है या लंबाई है वो कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है, संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि तो फॉर्मूला देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याओं में एक संख्या दी गई है कितनी, 77, और दूसरी संख्या हमने मान ली x। तो 77 गुणा x गुणनफल हो गया। इसमें लासा आपको कितना दिया गया है, 693, और मासा कितना दिया गया है, 11। अब इसको कर लीजिए पक्षांतर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 693 गुणा 11 बटे 77, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 7 से काट लो, 7 निम 63, 6 बचेगा, फिर 7 निम 63, यानी कि x का मान कितना निकल आएगा, 99। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या कौन सी हो गई, पहली तो 77 हो गई, दूसरी कौन सी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 800 रुपये का 800 का 2 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से SI निकालिए। ठीक है, साधारण ब्याज इसमें निकालना है। तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको P या मूलधन लिखना पड़ेगा, कितना होगा, 800 रुपये। ठीक है, R कितनी होगी, 12% हो जाएगी दर, और जो आपका T यानी कि समय कितना होगा, 2 वर्ष होगा। इतना तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप लिखेंगे कि हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप मान रखेंगे, यहाँ पर SI लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे SI, मूलधन कितना है हमारा, 800 रुपये है मूलधन, 800 लिख दिया। दर कितनी है, दर है 12%। समय कितना है, तो 12% का साइन नहीं लगेगा अब। ठीक है, 12 लिख देंगे, गुणा समय कितना है, 2, और बटे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब इनको काट दीजिए, 12 अट्ठे 96 गुणा 2, 2 छिंग 12, हासिल 1 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 1 19। ठीक है, 119 आपका 119
एक 192 रुपये आपका जो है निकल आएगा ऐसा ही, ठीक है। जो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में 2800 बच्चे बैठे हों तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकाल लें। यानी कि परीक्षा में जो है आपके कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 2800 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। उनमें से उत्तीर्ण कितने बच्चे हुए हैं, तो उत्तीर्ण आपके बच्चे हुए हैं 75%। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इस तरीके से लिखेंगे, प्रतिशत में उत्तीर्ण छात्र कितने हुए हैं, तो 75%, ठीक है। कुल छात्र कितने हैं, 2800, ये इतना आपको वहाँ पे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कैसे निकलेगी, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या देखिए यहाँ नीचे निकाल के बता रहे हैं। टोटल संख्या जो होती है वो 2800, उसका कितना निकाल देना है, 75%, ठीक है। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। और 4 से ही कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 0 यानी कि 2100 बच्चे आपके क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, 2100। तो यहाँ का जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2100। ये जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है इसको आप ऊपर सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या निकालनी। तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कुल छात्र माइनस उत्तीर्ण छात्र। तो कुल छात्र कितने थे हमारे, 2800, माइनस कितने करने हैं उनमें से, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 2100। तो कितने बचे फेल बच्चे, 700, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक साइकिल को 2700 में बेचने पर हमारे पास हानि कितनी हुई, 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो आप कुछ फॉर्मूले इसके समझ लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपका है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100। अगर आपका लाभ होगा तो आप 100 प्लस कर देंगे। मान लो कि आपके प्रश्न में 20% का लाभ हो रहा है तो आप यहाँ पर कितना मान रखेंगे, आप यहाँ पर 120 रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो हानि हुई है तो आप क्या करेंगे, उस हानि को घटा के तब मान रखेंगे, ठीक है। दूसरा ये बात याद रखना कि जो आपका जैसे मान लो लाभ हो रहा है तो लाभ आपके जैसे कोई वस्तु है वो है आपकी 400 रुपये की, ठीक है। आपने वो 500 में बेच दी, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ आप क्या करोगे, बेचने वाले मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। मान लो 400 की ही वस्तु थी, ठीक है, आपने बेच दी 300 में, ठीक है। आपने कोई वस्तु खरीदी 400 में, बेच दी 300 में, आपको लाभ होगा या हानि, सिंपल सी बात है। 400 रुपये तो हम ही ने डाल के खरीदे हैं और हम बेच उसको 300 में रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो अब वो हानि कैसे निकलेगी, तो जितने में खरीदी है यानी कि क्रय मूल्य में से हम घटा देंगे अपना विक्रय मूल्य। 400 में हमने खरीदी थी, 400 में से 300 अगर हम घटा देंगे तो हमें हानि मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना। तो इस प्रश्न को देखिए अब कैसे करेंगे। कितना है विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 2700 दिया है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए मैं CP लिख देती हूँ यहाँ पर, CP मल्टीप्लाई क्या हुई है प्रश्न में, हानि हुई है, वो भी कितनी, 10 की हुई है। तो 100 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 90। तो यहाँ पर 90 रखा जाएगा, ठीक है, बटे 100, ठीक। 0 से 0 चला गया आपका, पक्षांतर कर दो, 2700 गुणा 10 इधर बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, और 9 इधर गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, बटे का 9 CP, ठीक है। 9 तियाँ 27, 0 तो यहाँ पर CP कितना निकल के आएगा, 300 में 10 का गुणा कर देंगे यानी कि 3000। समझ गए, ये प्रश्न इस तरीके से होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक किताब 400 रुपये में बेचने पर 100 रुपये की हानि हुई तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो, ठीक है। किताब कितने में बेची थी, 400 रुपये में, हानि कितने की हो गई उसको, 100 रुपये की हो गई। अब इस फॉर्मूले से क्या आप निकाल सकते हो कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य को इधर पक्षांतर कर दो तो हानि प्लस क्रय मूल्य निकल आएगा या नहीं, निकल आएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर रख दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये रख दिया, हानि कितनी हुई, 100 रुपये हुई, ठीक है। अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यही वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो क्रय मूल्य को यहीं रोक लिया हमने, विक्रय मूल्य को पक्षांतर करेंगे तो हानि प्लस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपका कितने हानि की हुई, हानि हुई 100 प्लस 400, तो जो आपका क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना हो गया, 500,
ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। अब आते हैं इधर वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, अगर आपसे प्रतिशत हानि निकालने को बोली जाए या प्रतिशत लाभ निकालने को बोला जाए तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपकी हानि और लाभ की जो प्रतिशतता आप निकालोगे ना वो आपकी क्रय मूल्य पर डिपेंड होगी। ठीक है, हानि लाभ किस पर डिपेंड होते हैं? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा अब इसके लिए? हानि, प्रतिशत हानि के लिए तो आप प्रतिशत हानि रखेंगे एक साइड। ठीक है, प्रतिशत हानि बराबर हानि हो कितनी रही थी प्रश्न में? 100। ठीक है, ऊपर देख लीजिए 100 बटे क्रय मूल्य कितना निकल आया था? 500, तो बटे रख देंगे 500 और गुणा किसका कर देंगे? 100 का। प्रतिशत लाभ अगर निकालना होता तो हम ऊपर लाभ रखते, बटे क्रय मूल्य रखते, फिर गुणा 100 का कर देते। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 गया और 5 दूनी 10, यानी कितने की हानि हुई? 20% की। ठीक है, प्रतिशत का लगाना ज़रूरी है। जो भी आपका प्रश्न अगर प्रतिशत पूछी जा रही है तो प्रतिशत का साइन लगाना ना भूलिएगा, और अगर मीटर किलोमीटर में ऐसा कुछ आंसर आने वाला है तो वहाँ पर मात्रक लिखना ना भूलें। ठीक है, मात्रक बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि x+4 का होल स्क्वायर आपको दिया है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है, जूम कर देते हैं। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। ठीक है, और a² - b² अगर पूछा जाए तो ये वर्गांतर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? a+b, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a - b। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या था? x+4 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका? x² प्लस का 2ab होता है ना, तो 2 a की जगह x, b की जगह 4 और प्लस क्या कर देना है? 4 का स्क्वायर। आपको स्टेप नहीं छोड़ने, इस चीज़ को ध्यान रखना, स्टेप आप नहीं छोड़ेंगे, सारे स्टेप लिखेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे। x² प्लस का 4 दूनी 8x प्लस का 4 चौके 16। ठीक है, हाँ ये मानते कि आप ये तुरंत कर लोगे, इतना मल्टीप्लाई कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टेप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33। श्याम के पास इतने सेब थे, उसने इतने सेब अपने बहन को दे दिए, अब उसके पास कितने सेब बचे? ठीक है, तो सेम वही प्रश्न ये मैंने करवाया हुआ है आपको। जैसे मान लो श्याम के पास 100 सेब थे, उसने 40 दे दिए अपनी बहन को, तो उसके पास कितने सेब बचे? तो उसके पास कितने बचेंगे? माइनस करना पड़ेगा ना, 60 सेब बचेंगे। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो लिख लीजिए पहले श्याम के पास, यहाँ पर आप थ्योरी लिखेंगे, श्याम के पास सेब बराबर कितने हैं? 5x - 7y प्लस का 3z। ठीक है, श्याम ने अपनी बहन को दिए सेब, ये थ्योरी आपको लिखनी होगी एग्जाम में। ठीक है, देखिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 25 में 25 लाने हैं मैथ में, तो थ्योरी ज़रूर लिखिए, थोड़ी सी ही लिखनी होती है। उससे क्या एग्जामिनर को थोड़ा यहाँ ये लगता है कि हाँ बच्चे ने थोड़ा, वरना ये लगता है कि नकल मारी है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी आप लिखना। ठीक है, तो बहन को सेब कितने दिए हैं? -4x - 7y प्लस का 2z। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना, जो उसके पास जितने सेब बचेंगे तो क्या करेंगे? 5x - 7y प्लस का 3z, ब्रैकेट लगाया, माइनस लगाया, अब ब्रैकेट फिर स्टार्ट करो, -4x - 7y प्लस का 2z। ठीक है, इन प्रश्नों में माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बहुत गलती होती है माइनस प्लस करने में। तो देखिए 5x का 5x ही रहेगा, माइनस का मतलब पहला वाला ब्रैकेट तो सेम का सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में देखना चिन्ह बदल जाएंगे। आपका बाहर किसका है चिन्ह? माइनस का है ना ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या होगा? अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा इसका, तो जो चीज़ अंदर माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। तो 4x किसका है? माइनस का है, किसका हो जाएगा? अब ये प्लस का 4x हो जाएगा। 7y किसका है? माइनस का है, तो अब किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 7y। ठीक है, 2z किसका है? 2z प्लस का है, तो किसका आएगा बाहर? माइनस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5x ये रहा, 4x ये रहा, कितना हो गया? 9x हो गया। 7y माइनस का ये रहा, प्लस का ये रहा, ये कट जाएंगे आपस में। 3z प्लस का ये है, माइनस का 2z ये है, तो घट के कितने हो जाएंगे? प्लस का z हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9x + z जो सेब है उसके पास बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 90, 60, 120 का तो मैंने एक साथ ही इसलिए लिख दिए हैं कि इन तीन में से कोई एक आपका आ सकता है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ। पहले तो आपको एक रेखाखंड खींचना होगा
प्रकार में कोई भी दूरी ले लेना, फिक्स कर लेना उस दूरी को, अपने ए पॉइंट पर प्रकार की नोक रखना और पेंसिल को ऐसे चला देना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, जहाँ पर ये काटा है इसको पी नाम दे दिया, ठीक है। अब प्रकार की नोक इस पी बिंदु पर रखना और उसी दूरी से चाप लगा देना, ठीक है। और इसको जब मिला दोगे तो ये किसका एंगल बन गया, 60 अंश का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उस दूरी को फिक्स रखना, आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। अब जो प्रकार की नोक है ओ बिंदु पर रखोगे और चाप लगा दोगे तो एक कोण आपका इस तरीके से बन के जाएगा। ये किसका बनेगा, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये बन जाएगा आपका 120 अंश का, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब जो आपका ओ बिंदु है, ये वाला बिंदु जो मैं येलो से कर रही हूँ, और एक ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदु में क्या करेंगे, प्रकार की नोक किसी भी एक पे रख लो और आधे से ज़्यादा दूरी अपनी पेंसिल में ले लेना प्रकार में, ठीक है। फिर क्या करना है, एक बार प्रकार की नोक ओ बिंदु पर रख देना, चाप यूँ लगेगा। एक बार प्रकार की नोक यहाँ पर क्यू मान लो, इस बिंदु पर रखना, चाप यूँ लगा देना और सीधी एक रेखा ऊपर तक जाएगी। ये कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 अंश का, ठीक है। अगर आपको बाई चांस यहाँ पे समझ नहीं आया है तो वीडियो एक पड़ी हुई है पटरी प्रकार की, वो आप देख लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, आपका नंबर अच्छा खासा 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जल्दी से ज्योमेट्री। तो आपके नोट पॉइंट क्या है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदु से केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि तल पर अगर आपके 2 बिंदु दिए हैं तो इनसे केवल एक ही रेखा गुजरेगी, ठीक है। आपको शायद बुक में अनेक मिल जाएगा लेकिन वो आंसर गलत है, ठीक है। 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है और आपकी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये बना हुआ है, देखिए एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरेंगी और 2 बिंदुओं से केवल एक गुजरेगी, ठीक है। 2 बिंदुओं से व्रत कितने गुजरे, कभी पूछ लिया जाए आपसे कि 2 बिंदुओं से कितने व्रत गुजर सकते, तो 2 बिंदुओं से अनंत व्रत गुजर सकते हैं, ठीक है। व्रतों की संख्या अनंत होगी, ठीक है। 2 बिंदुओं से गुजरने वाले व्रतों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, ठीक है। फटाफट से आप फॉर्मूले देख लीजिए। ये त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए परिमाप जो होता है ना, कभी भी आपसे परिमाप किसी भी आकृति का पूछा जाए, कोई भी आकृति दी हो तो उसका परिमाप जो होगा, उसकी जितनी भी भुजाएं होंगी सबको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी ना, कैसा भी त्रिभुज आपको दिया जाए अगर उसका परिमाप पूछा जाए तो तीनों भुजाएं अगर आपको ज्ञात है तो आप उसका क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, परिमाप निकल आएगा। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, क्षेत्रफल तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो भुजा दी जाएगी, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो सिंपल सा आप भुजा का मान रख देंगे फॉर्मूले में और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो ऊंचाई में क्या करना है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा, जूम कर देते हैं, ठीक है। वर्ग का परिमाप देख लीजिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, ये 4 गुणा भुजा क्यों हो गया, ये भुजा भी ए होगी। वर्ग कैसा होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है वर्ग। तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी, ठीक है। जब सबको ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, 4a निकल के आएगा कि नहीं, तो वो हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। आपके वर्ग और आयत और वृत्त, इनसे प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक है। नोट करके लिख भी लीजिए आप हाईलाइट करके कि इनसे आपके एग्जाम में आने ही आने प्रश्न, परिमाप और क्षेत्रफल पूछेगा वो, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो एक तो बनेगा ही बनेगा। तो इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस फॉर्मूला याद करना है, जो वो पूछे वहाँ का वहाँ मान रख दीजिए और आंसर निकल आएगा, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है 2l + b, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। वृत्त का परिमाप या परिधि पूछी जाए तो क्या होगी, 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। त्रिज्या होती है वृत्त की व्यास/2। त्रिज्या और व्यास में अगर संबंध पूछा जाए तो याद रखना, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, और अगर व्यास से निकालोगे डेफिनेशन तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इस तरीके से ही प्रश्न आएंगे आपके। वर्ग की भुजा क्या है, 7 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 7 × 7 यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मात्रक लगाना नहीं भूलना, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई 15 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कितना है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल की जगह आप क्या रख दोगे, 180, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, गुणा, बराबर लंबाई कितनी है, 15 दी गई है यहाँ पर,
चौड़ाई पता नहीं, चौड़ाई की जगह b रख दिया हमने। 180 के बटे में 15 भेज दो, बराबर b निकल आएगा। तो 15 एकम 15 जाएगा, 3 बचेगा, तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा इसका? 12 आंसर निकल आया, यानी कि 12 मीटर जो चौड़ाई होगी वो निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? उसकी परिधि ज्ञात करनी है। व्यास दिया है 14 मीटर। ठीक है, तो आपको त्रिज्या यहाँ से कितनी निकल आएगी? r बराबर 14/2, तो त्रिज्या कितनी निकल आई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं नीचे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख देती हूँ। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या था? 2πr²। ठीक है, इसको ही सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो 2π के लिए 22/7 रख दो, मल्टीप्लाई त्रिज्या कितनी है? 7 है, 7 रख दो, 7 से 7 चला जाएगा, 22 दूनी 44। परिधि के लिए क्या होगा? परिधि के लिए देखना, याद रखना आप लोग, अगर आपको मात्रक में कन्फ्यूज़न होगा कभी, 44 इसका आंसर निकल आएगा, 44 सेंटीमीटर। इतना याद रखना कि अगर कभी भी परिधि या परिमाप पूछा जाए तो जो मात्रक लंबाई और चौड़ाई का होगा वही सीधा सीधा परिधि का आ जाएगा, स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मीटर है तो मीटर आ जाएगा परिधि या परिमाप का मात्रक, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल में क्या होगा? मीटर स्क्वायर आएगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पिक्टोग्राफ का है। पिक्टोग्राफ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, और ऐसा इत्तेफाक समझिए कि अभी तक जितना भी डीएलएड का हुआ है चंपा चमेली वाले ही प्रश्न पूछ, चंपा चमेली नहीं, वो गुलाब वाला जो आपका था, मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिए हैं, गुलाब कमल यही वाला पूछा गया है अभी तक क्वेश्चन। ठीक है, वो मान तक नहीं बदलते हैं इस प्रश्न के। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में वो मान भी बदल दे। ठीक है, तो लेकिन आपका प्रश्न तो आना ही आना है पिक्टोग्राफ से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चमेली के जो फूल हैं वो कितने हैं? 300, चंपा के 150, मोगरा के और डहेलिया के 250, 100, इस तरीके से आपको फूल दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? इस क्वेश्चन में आप ऐसी एक संख्या निकालो जो इन सभी में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, हो सकता है कि प्रश्न में आपको दे दिया जाए एक फूल बराबर 50 फूल, ठीक है, या कोई एक वस्तु बराबर इतनी वस्तुएं, तो आप क्या करोगे? उस 50 को या जो भी संख्या दी है उसको लेके इन सभी में क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मान लो नहीं दी गई है तो क्या करना है? नहीं दी गई है तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कॉमन लेके ही भाग देंगे। और अगर दी गई है तो क्या करना है? सीधे सीधे भाग दे देना है। ठीक है, 50 का देंगे, अगर 50 से 300 में देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 6। 150 में देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 3। ठीक है, अगर इसमें देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 55 25। इस तरीके से आसान है भाग देना। फिर यहाँ पे 2 निकल आएगा, यहाँ पर आपका 9 निकल आएगा। अब आपको क्या करना है? भाग देने के बाद यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से संख्या निकल आई, यानी कि हमें चमेली के कितने फूल बनाने पड़ेंगे? 6। चंपा के कितने बनाने हैं? 3। मोगरा के कितने बनाने हैं? 5। डहेलिया के 2 और सदाबहार के 9 बनाने हैं। ठीक है, तो बना लीजिए यहाँ पर। जैसे चमेली के मैंने 6 बनाए हुए हैं, ऐसे ही आप चंपा के कितने बना दोगे? 3। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मोगरा के बनाने हैं, डहेलिया के और सदाबहार के। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ? पिक्टोग्राफ में होता क्या, हम पिक्चर से बता देते कि यहाँ पर क्या है? चमेली के एक फूल बराबर कितना है? 50। 50 है ना, तो यानी कि एक फूल कितने फूल को बता रहा है? 50 को। टोटल कितने बने हैं? 6 बने हुए हैं ना, तो टोटल फूल अगर हम निकालना चाहें तो कितने निकल आएंगे? 6 पंजे 30 और 300। तो बगिया में फूल कितने थे? 300 ही तो थे, लेकिन पिक्टोग्राफ पे क्या हो गया? हमने कम, उसमें कम पिक्चर में ज़्यादा संख्याओं को दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 90 अंश का कोड है। तो देखिए, मैंने आपको कोड वाले क्वेश्चन आपको जो बताए थे उसमें क्या था कि आपके कौन कौन से आपके जो कोड होते वो 0 से स्टार्ट होते, किससे? 0 से। ठीक है, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? शून्य कोण आपका बोला जाता है। फिर याद रखना आपका जो आता है 90 अंश का, फिर आता है 360, 1 मिनट, 0 का आएगा, फिर आएगा 90 का, 180 का और 360 का। ये क्या है? ये स्टॉप पॉइंट मान लो आप। ठीक है, अब क्या करना है? 0 का क्या हो जाएगा? आपका शून्य कोण बन जाएगा। ठीक है, 90 का क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। ठीक है, 0 से और 90 के बीच में जितने भी आने हैं वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाते हैं आपके न्यून कोण। ठीक है, 0 से बड़े और 90 से छोटे, यानी कि अगर मैं 1 डिग्री पूछूं तो क्या है? न्यून कोण है, और यहाँ पे अगर मैं 89 डिग्री पूछूं तो क्या है? न्यून कोण। इनके बीच के सारे न्यून कोण हैं। ठीक है, 180 का जो होता है आपका क्या होता है? सरल कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं सरल। ठीक है, 90 से 180 अंश के बीच वाले क्या हो जाएंगे? सारे अधिक कोण हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, 90 से 180 वाले क्या हो जाएंगे?
अधिक कोण हो जाएंगे। ठीक है, 360 वाला क्या होता है, 360 वाले को बोलते हैं, पूरा जो वृत्त बन जाता है आपका ऋजु कोण। ठीक है, और 360 से 180 अंश के बीच वाले को क्या बोलेंगे हम, वृहत कोण। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर 270 किस में आएगा, 270 180 से तो बड़ा है, 360 से छोटा, यानी कि 270 क्या हो जाएगा आपका, वृहत कोण हो जाएगा कि नहीं। 270 कौन सा कोण बनेगा आपका, वृहत कोण बनेगा। और 120 कौन सा बनेगा, 120 90 और 180 अंश के बीच आ रहा है, तो ये आपका अधिक कोण बन जाएगा। इस टाइप से कोण से एक क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी वाला है। वैसे तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मतलब सिलेबस में रेलगाड़ी और आयु वाले क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक आध बार पूछ लिए गए हैं, तो भाई सिलेबस से बाहर का थोड़ा बहुत डाल देते हैं वो। तो चलिए इनको देख लेते हैं, इन प्रश्नों को। बस आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, जब भी रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आए तो इसमें आपको दूरी तो दी नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं दिया होगा आपको, दूरी नहीं दी होगी। ठीक है, तो इन प्रश्नों में आपको क्या करना होगा कि जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई होती है यही आपकी दूरी बन जाएगी। किसकी लंबाई, रेल की लंबाई। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें भी 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपकी रेलगाड़ी मान लीजिए किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी यही दूरी बन जाएगी। लेकिन अगर रेलगाड़ी ने किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, ठीक है, तो जो आपकी रेल जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी, रेल की लंबाई के साथ साथ किसको ऐड कर देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तभी जो निकल के आएगा तब वो आपकी दूरी बनेगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कितनी लंबाई दी गई है, 180। तो आपकी दूरी कितनी बन गई, सीधे सीधे 180 मीटर दूरी बन गई। खंबे को कितने सेकेंड में क्रॉस किया, 9 सेकेंड में। समय कितना है यहाँ पर, 9 सेकेंड। पर ये भी किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी आपके मान है वो किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 9 दूनी 18, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड चाल निकल आई। क्या निकल आई, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब एक पॉइंट आप याद कर लीजिए, देखिए 1 घंटे में कितने सेकेंड निकल के आएंगे, 3600, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, या तो यहाँ से आप मान रखिए, नहीं तो इस पॉइंट को याद कर लेना। जब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बदलना होगा तो हम किसका गुणा कर देंगे, 5/18 का। ठीक है, जब मीटर प्रति सेकेंड से किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है, किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो 20 में कितने का गुणा कर देंगे हम, 5/18 का। हमने वहीं से किया है। ठीक है, उसी ट्रिक से। और अब मात्रा कितना लिखना पड़ेगा हमें, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट। 2 से यहाँ पर जाएगा 10 बार और 2 निम 18, तो आपका कितना बन जाएगा, 50/9। ठीक है, 50/9 बन जाएगा। जब हम इसमें भाग देंगे तो 9 बना 45, फिर आपका जाएगा 5 बार, 9 बना 45, यानी कि 5.5 निकल के आएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर मेन निकल के आएगा वो कितना होगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, 5.5 करके आंसर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 250 मीटर है एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रश्न को करने के लिए हमें दूरी कितनी निकालनी पड़ेगी, दूरी बराबर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है आपको, 250 मीटर है ना, तो 250 मीटर, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 110 मीटर, तो 110 मीटर प्लस कर दिया। अगर ऐड करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो कितने मीटर लंबाई निकल आई, जो दूरी निकल आई वो कितनी निकल आई, 360 मीटर। ठीक है, समय कितना है, 10 सेकेंड है। फॉर्मूला लगा दो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है, 360, वो भी क्या, मीटर। समय कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, काट दो यहाँ से, तो कितनी चाल निकल आई, 0 से 0 चला जाएगा, तो कितनी चाल निकल आई, 36 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपको करना क्या है, अब उसने क्या बोला है आपको
किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है। मैंने आपको बताया अभी कि जब भी मीटर प्रति सेकेंड में आपको दिया जाए और मीटर प्रति सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो तो किसका गुणा कर देना है हमें, 5/18 का। तो 36 में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 5/18 का। और अब मात्रक हमें क्या लिखना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मात्रक चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब काट दीजिए, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति आवर की क्या है, उसकी चाल है। ठीक है, इन क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। रेलगाड़ी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। बस ये हो सकता है कि आपको बाई चांस प्लेटफॉर्म की लंबाई ना दे के चाल दे दी जाए तो आप चाल का मान रख देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेंगे वहाँ से। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई मान कुछ और दे दिया जाए, आपको पूछा किसी और का मान जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम वर्तमान उम्र को मानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान उम्र देखिए कितनी है, पहले तो वर्तमान क्या मानेंगे, पुत्र की आयु, तो माना पुत्र की आयु बराबर x। ठीक है, प्रश्न के अनुसार पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुनी है पुत्र की थी x, तो पिता की कितनी बनेगी, 4x। अब हम बात करेंगे 5 साल पहले की। जैसे मान लो आप अभी 20 साल के हो, तो 5 साल पहले आप कितने साल के होगे, 20 - 5 15 के होगे ना। तो सेम ऐसे ही है, 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी निकलेगी, x थी ना, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5। ठीक है, x - 5। पिता की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x - 5। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है कि पुत्र जो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 9 गुनी। 5 वर्ष पहले पुत्र की थी इतनी और पुत्र की आयु से भी कितनी है, 9 गुनी ज़्यादा है किसकी, पिता की आयु। पिता की यही तो थी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x - 5 बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस का 9 पना 45। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 9x यहीं का यहीं रहने दिया, बस इन दोनों को पक्षांत कर दो, तो 45 को अगर इस साइड भेजेंगे कितना प्लस का हो जाएगा, 45 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5, उधर 9x प्लस का रहेगा, माइनस का क्या 4x आ जाएगा। ठीक है, 45 में से 5 गए 40 आ जाएंगे, और 9x में से 4x क्या कितना बचेगा, 5x बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो 40/5 = x, तो 5 8 40, यानी कि x का मान कितना निकल आया, यहाँ पे x का मान निकल आया आपका 8। अब पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछी है। हमारे हिसाब से पुत्र की तो निकल आई 8, पिता की क्या है, पिता की 4x है ना, तो क्या रख देंगे, 4 × 8, यानी कि 8 चौके 32, तो पिता की आयु कितनी निकल आएगी, 32 वर्ष। ठीक है, 32 निकल आएगी, आंसर ऊपर लिख देती हूँ मैं, 32 वर्ष निकल आएगी किसकी आयु, पिता की आयु। चलिए आयु वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश की उम्र, तो सुरेश के लिए S कर लेंगे, किरण के लिए K लिख दूंगी। ठीक है, तो सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना किरण की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x। ठीक है, किरण की आयु कितनी मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, तो मैं किरण के लिए यहाँ K लिख देती हूँ शॉर्ट में, तो किरण की आयु कितनी मान ली, x मान ली। सुरेश की आयु प्रश्न के अनुसार कितनी बन जाएगी, किरण की 2 गुनी है ना, तो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, यदि दोनों की उम्र का योगफल 24 वर्ष हो, यानी कि इसका x और इसका 2x का योगफल कितना बता रहा है, वो 24 बता रहा है। x + 2x बराबर कितना बता रहा है, 24। तो अब हमें क्या करना, अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो सीधे सीधे हमें सुरेश की आयु निकल आएगी हमारे पास। ठीक है, तो x का मान निकालो, 3x यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इन दोनों, क्योंकि सजातीय है ना, आपको बताया था कि जिनकी जाति समान होंगी, यानी कि जैसे x के साथ जोड़ेगा। ठीक है, xy अगर दिया है तो xy साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, सेम वाले ऐड होते हैं और सेम वाले ही सब्ट्रैक्ट भी होंगे। ठीक है, तो 3x हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर 24,
3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो x का मान कितना निकल आया है यहाँ पर, 8 निकल आया है। ठीक है, अब देखिए 8 यहाँ पर मान निकल आया है, तो यहाँ पर किरण की आयु कितनी निकल आई, किरण की तो 8 निकल आई। सुरेश की कितनी निकलेगी, 2x थी ना, तो 2 गुणा 8 बराबर 8 दूनी 16 वर्ष। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। इसकी आयु से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पूछी नहीं गई है किरण की। अगर पूछी जाती तो 8 वर्ष किसकी निकलती, किरण की, और 16 वर्ष निकलती सुरेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रश्मि अपनी बहन रचना से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना रचना की आयु बराबर, ठीक है, रचना की एज लिख देते हैं, आयु बराबर कितनी है 10, सॉरी एक्स मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर रश्मि की आयु कितनी बनेगी, रश्मि प्रश्नानुसार कितनी बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी है ना, तो रश्मि की आयु कितनी बन जाएगी, x प्लस 10। ठीक है, 4 वर्ष पहले, अब कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष पहले की बात करनी है, तो 4 वर्ष पहले रचना की आयु कितनी बनेगी, x माइनस 4, और रश्मि की आयु कितनी बनेगी, x प्लस 10 माइनस 4। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, x प्लस 10 माइनस 4, और इधर लिख देते हैं रचना की आयु x माइनस 4। हुआ क्या, 4 वर्ष पहले जो ये दोनों आयु बनी, ये किसकी बनी आयु, रश्मि की, और ये बनी रचना की। ठीक है, तो रचना की आयु की क्या थी, 2 गुनी थी किसकी आयु, रश्मि की। इधर वाली जो आयु है ये किसकी है, रश्मि की है। ठीक है, और ये वाली आयु किसकी है, रचना की है। ठीक है, क्या थी, रचना की आयु की 2 गुनी थी, तो मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, इक्वल। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कितना बचेगा, x प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 4 दूनी 8। ठीक है, अब इधर x का 2x रहने दो, इधर से x पक्षांतर कर लो, इधर से 8 पक्षांतर कर दो, तो 6, ये इधर जो 8 है माइनस का, इधर प्लस का हो जाएगा, और इधर का 2x माइनस का x। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, 6 और 8 हो गए 14, और 2x में से x चला जाएगा, क्या बचेगा, केवल x। तो x बराबर कितना निकल आया, 14, x का मान यहाँ पर निकल आया है 14। ठीक है, किसकी आयु पूछी गई है, रश्मि की वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से किसकी आयु अभी निकल के आ पाई है, आयु निकल के आ पाई है आपकी रचना की। रचना की कितनी निकल आई, 14। तो रश्मि की आयु कितनी है, रश्मि क्या थी, रचना से 10 साल बड़ी थी ना, तो रश्मि की आयु कितनी निकल आएगी, 14 प्लस 10 बराबर 24। ठीक, आशा करती हूँ आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। आपका जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से आएंगे, बस ये है कि डिजिट चेंज कर देगा, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, तो लेकिन बनेंगे क्वेश्चन इसी तरीके से। ठीक है, 20 से 22 नंबर तक का आपका फंस सकता है यहाँ से, मैं इस वाली क्लास से। और जो अगर आपने पूरी क्लास देखी हुई है मैथ्स की बाकी वीडियो, तो फिर तो आप कर ही लेंगे अपना अच्छा स्कोर, किस्मत अच्छी रही आपकी तो पूरा 25 का 25 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बाकी आप अपना रिवीजन करते रहिए, और जो जितने भी फॉर्मूला हैं उनको एक पेज पर लिख के उनका सारा रिवीजन कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट।